नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और इसके बाद अलग अलग तरीके के इलेक्शन के एनालिसिस सामने आने लगे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको 190 सीटों पर क्या वोटिंग परसेंटेज के गिरने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और कई साल का एक्सपीरियंस रखने वाले पत्रकारों की ओर से पूरे पहले और दूसरे चरण को लेकर एनालिसिस सामने आने लगा है। दोस्तों बताएंगे 3 मुख्य बिंदु है जिसे जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर फेक न्यूज फैलाया जा रहा था दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बड़ा चैलेंज भेजा है। साथ साथ आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का जोरदार विरोध हुआ है दोस्तों और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर भी उठे हैं सवाल। साथ साथ बीजेपी ने जिसे बूथ पर लगाया था उसने पूरे बूथ पर बीजेपी के खिलाफ वोट करवा दिया है। वहीं पर पंजाब के अंदर अमृतपाल को चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर युवक ने कुल्हाड़ी से ईवीएम मशीन तोड़ दी। बताएंगे आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है इसका बड़ा कारण। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दोस्तों शाम 5 बजे तक की पूरी जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा के अंदर 76% वोट डाले गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 52% की वोटिंग हुई है। शहरी इलाके नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अंदर भी काफी कम वोट डाले गए हैं दोस्तों। अमरोहा के अंदर जबरदस्त मुकाबला चल रहा था तो यहाँ पर लगभग 61% के आसपास वोट डाले गए हैं और यह आंकड़ा 2-4% और बढ़ने वाला है दोस्तों। फाइनल अपडेट से पहले ये बड़ी जानकारी है कि ज्यादातर राज्यों के अंदर इस बार काफी कम वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज के कम होने ज्यादातर बीजेपी की सीटों पर ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि यहाँ पर 2 चरण के चुनाव के बाद 3 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला यह कि पहले चरण में कम वोटिंग होने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके की बातें कही थी, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था और इस पूरे मामले पर बीजेपी को नोटिस भी थमाया गया था दोस्तों। और उसके बाद भी बीजेपी के वोटर्स निकलकर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार बीजेपी को जिन जिन सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से जीत मिला था दोस्तों वहां पर काफी कम इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा है। आलम यह है कि बड़े बड़े पदों से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। दूसरी बड़ी बात बताते हुए पुण्य प्रसून ने दावा किया है कि 190 सीटों पर वोटों के बाद ये नजर आने लगा है कि देश कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा, कई सारी पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। और तीसरी बड़ी बात यह, जहां पर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है वहां पर पार्टी एक अच्छा फाइट दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश और कई और इलाके जहां पर कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है वहां पर पार्टी को सफलता नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 3 बड़े एनालिसिस सामने आए हैं। राजस्थान के अंदर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट के बाद भाजपा के राज्य मंत्री ने माना था कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। भाजपा एक सीट नागौर तो हार ही रही है। बीजेपी के मंत्री राजस्थान में यह दावा कर रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद किस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों आपको क्या लगता है 88 सीटों के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि योगेंद्र यादव की ओर से भी ग्राउंड स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत की जा रही है। तो उन्होंने दावा किया है कि मेरठ से बनारस तक कम से कम 15 संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीणों से बात करने के बाद जो निकलकर सामने आया है उसके मुख्य बिंदु यह है कि मोदी के प्रति लोगों में गुस्सा है, उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय जरूर लोग दे रहे हैं लेकिन लोगों का कहना है कि उनके नाम पर इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। दूसरी बड़ी बात बताते हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि उन्होंने पता किया तो जानकारी ये मिली कि मोदी की तुलना में योगी की लोकप्रियता ज्यादा है। लोग योगी आदित्यनाथ को गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय देते हैं। जबकि तीसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय लोगों को लेकर लोगों में गुस्सा है। भाजपा के लोग नजर भी नहीं आते हैं। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं और गांव के इलाकों में तो छुट्टा जानवरों का मसला काफी व्याप्त है। वोटर के मन में कई और मुद्दे हैं। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि तीसरी बार अगर सरकार बन जाएगी तो उनको डर लग रहा है कि तानाशाही ना आ जाए। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर्स में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस पार्टी के वोटों में जो पुरानी स्थिति थी वैसा ही पूरा मामला बना हुआ है। बीएसपी में मामूली गिरावट देखी जा रही है और इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा, ये बात भी तय है। इसके बाद दोस्तों योगेंद्र यादव कहते हैं कि अभी सिर्फ 16 सीटों पर ही वोट पड़े हैं लेकिन स्थिति बदल सकती है। लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि मैं इस बात का दावा करने के लिए भी बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा कि बीजेपी का आंकड़ा इस बार 60 सीटें बचाना तो दूर की बात, बीजेपी 50 से नीचे ना आ जाए। ऐसे हालात निरंतर बने हुए हैं। दरअसल दोस्तों योगेंद्र यादव जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं और नब्ज पकड़ना जानते हैं। उन्होंने ये एनालिसिस करके ये पूरी रिपोर्ट दी है। अगर आप भी मानते हैं कि योगेंद्र यादव और पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर से ये जो जानकारियां दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी खतरे के घंटी से कम नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार कांग्रेस को लेकर एक झूठा दावा किया जाता। किशनगंज संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जावेद को लेकर एक फर्जी खबर फैलाई जा रही थी दोस्तों, फेक न्यूज फैलाया जा रहा था। उनकी खैर नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का लेटर हेड पर यह बात लिखी गई थी कि एआईएमआईएम को
आरजेडी और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। दरअसल दोस्तों ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएं, क्योंकि किशनगंज के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साथ साथ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता करते हुए नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी ने चुनौती भेजी है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि हमारे वचन पत्र के 48 पन्नों में 15,329 शब्दों में एक भी जगह वो शब्द या वो बातें दिखाई नहीं दे रही हैं जो भाजपाई लोग दावा कर रहे हैं। झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बना रहे हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बोले, कहा भारतीय चोम्बू पार्टी है, यानी बीजेपी को भारतीय लोटा पार्टी कहा जा रहा है। कर्नाटका के अंदर ये एक बड़ा चुनावी कैंपेन का तरीका कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को खाली लोटा कहा जा रहा है, यानी ये लोग केवल वादा करते हैं, उसे धरातल पर नहीं उतारते। कर्नाटका से हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार को मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न में पैसे नहीं मिलते, जैसा कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ करवदा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता द्वारा एसपी के साथ गुंडागर्दी की गई है। बीजेपी अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया कि जब पुलिस से इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है तो सोचिए जनता के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सेकंड फेज के इलेक्शन के बारे में डिटेल शायद मिल गई है। शायद यही बड़ा कारण है कि अब बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात लिखी गई है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत शरिया कानून पर चलेगा। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राजनीतिक चर्चा की है। बीजेपी के प्रति बढ़ा है वोटर्स का आकर्षण। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि जब से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा है तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया है। अमित शाह के द्वारा ये बातें कहना कि क्या देश शरिया से चलेगा और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना दोस्तों पूरी तरीके से बेतुका बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में दूर दूर तक ये कोई बात नहीं कही गई है जैसा कि अमित शाह दावा कर रहे हैं। आज तक के फैक्ट चेक में भी ये बात सामने आ गई थी और कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को चैलेंज भेजा है कि वो एक भी ऐसे शब्द दिखा दे कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ यूपी में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी बीच सियासी पार्टियां तीसरे चरण के रूपरेखा को तय करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के सचिव शिवपाल यादव ने मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी का ना तो परिवार है ना उन्होंने मंगलसूत्र का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आप 10 साल से देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे देश संकट में आ गया है, इसलिए इस बार इनकी सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। साथ साथ असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमृतपाल के वकील ने जानकारी दी कि वो चुनावी मैदान में उतर सकता है। अब साफ हो गया है कि एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल पंजाब के खडूर साहिब सीट से मैदान में उतरने जा रहा है। निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेगा। इसके कारण कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की स्थिति हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल को भी फायदा मिल सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों क्या चुनाव वाकई लड़ रहे हैं या लड़वाए जा रहे हैं। और दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच करने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। ब्रजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन 7 सितंबर 2022 को वह दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों को दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए पहलवानों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2023 को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यौन शोषण मामले में पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन किया था। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए तगड़ा झटका है। हो सकता है कि अब टिकट पर रोक लग जाए, लेकिन क्या बीजेपी वाकई महिलाओं का सम्मान करेगी और जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर मामले में केस चल रहा है क्या उसको टिकट देने से बचेगी या फिर वैसा ही करेगी जैसा प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दे दिया था, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ एनआईए का मामला चल रहा है। साथ साथ देश की हॉट सीट में से एक बाड़मेर सीट पर वोटिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही आईजी विकास कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट कर बूथों से भगाया गया है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। झड़प के बाद बीच बचाव करने के लिए थाना अधिकारी पहुंचे तो उनकी नाक पर चोट भी लग गई है। एक बात तय है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार काफी कमजोर है। केंद्रीय मंत्री को यहां से बीजेपी ने मैदान में उतार रखा है। दोस्तों साथ साथ कर्नाटका में मोदी लहर नहीं बल्कि कांग्रेस की गारंटी की लहर है। सीएम सिद्धरमैया ने इस बात को स्पष्ट करते हुए राज्य में
में कांग्रेस पार्टी 20+ सीटें जीतेगी, दावा स्पष्ट किया है दोस्तों। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि बीजेपी के लोग मोदी की गारंटी की बात करते, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी की गारंटी नहीं बल्कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के गारंटी के साथ लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। वहीं पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन एक बड़ी जानकारी आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के राम तीर्थ मतदान केंद्र से हैरान करने वाली खबर आई। यहाँ पर युवक ने मतदान केंद्र पर अपनी कुल्हाड़ी से ईवीएम मशीन को फोड़ डाला। युवक के इस कृत्य से कई लोग हैरान हो गए दोस्तों। नांदेड़ जिला के राम तीर्थ मतदान क्षेत्र पर भानुदास भड़के नाम के एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से ईवीएम मशीनें फोड़ दी है। उसने बूथ पर चिल्लाकर कहा कि मैं संविधान बचाने के लिए ये कर रहा हूं। जानकारी के मुताबिक भानुदास भड़के ने मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों पर भी अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की है। ईवीएम मशीन पर कुल्हाड़ी से हमला कर इसे तोड़ने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। साथ साथ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि गौ माता के प्रति ये लोग अपनी संवेदना नहीं व्यक्त करते, यानी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि ये लोग खाने पीने की पूरी छूट देना चाहते हैं, गौ कसी को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि योगी जी आज गाय बैल सांड पर अपना प्रिय भाषण दे रहे थे, जबकि योगी राज में गाय बैल सांड के हमलों से लगातार इंसानी जाने जा रही है। भाजपा खुद को गौ रक्षक दल कहती है, वो बीफ कंपनी से भर भर कर चंदा वसूली करती है। इन दोहरे चरित्र के भाजपाइयों के भाषण का सच शर्मनाक है, इस पर भी इन्हें शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से करारा निशाना साधा गया है। वहीं पर दोस्तों शिवपाल सिंह लेकर योगी आदित्यनाथ टिप्पणी करते हुए कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में उनका कोई सम्मान नहीं होता। सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह यजमान तो कथा सुनता है और इसके बाद चूरन बांट दिया जाता है। इसका करारा जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ज्ञानी मुख्यमंत्री महोदय, भगवान सत्यनारायण की कथा के पश्चात चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। पवित्र प्रसाद को चूरन कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। जहां तक चूरन खाने वाले व्यक्ति का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि इस चूरन खाने वालों ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। कुल मिलाकर दोस्तों शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा था कि उनको सम्मान नहीं मिलता है, मुझे इस पर तरस आता है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लेकर 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा मैदान में उतारे गए हैं। राकेश कालिया को गगरेट से मैदान में उतारा गया है। कुतलेहर से विवेक शर्मा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन सभी को इसलिए मैदान में उतारा है क्योंकि उपचुनाव कांग्रेस को जीतना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मणिपुर के अंदर भी वोट डाले गए दोस्तों। मणिपुर के आउटर एरिया में वोट डाले गए और इस दौरान कांग्रेस पार्टी महासचिव की ओर से कहा गया कि जिस जगह का वीडियो है वहां पर सुरक्षा बल चुपचाप खड़े हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है। दावा किया गया है कि मणिपुर का यह वीडियो है जहां पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराए जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के समर्थन में वोट कराए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग भी की गई है दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यक्ति का पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दावा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जबरदस्त घोटाले हुए थे, स्थिति काफी खराब थी। और जिस वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बीजेपी को सपोर्ट करने वाला नेता दावा कर रहा था, प्रधानमंत्री ने उसी वीडियो को शेयर किया तो विनोद कापड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिस ट्रोल का वीडियो आपने शेयर किया है उसमें एक हिस्सा इंडिया टीवी का भी है जिसका उस वक्त मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था। तब के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर हम डंके की चोट पर लिखते थे, सवाल करते थे 10 साल में आपने मीडिया का ऐसा तबाह किया है कि आज एक भी न्यूज चैनल आपकी फोटो लगाना तो दूर आपका नाम लेकर सवाल नहीं कर पा रहा है। यानी दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज करने वाले कई सारे आपको न्यूज चैनल के पुराने वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी शासन काल में इक्का दुक्का बारी ऐसा हुआ होगा जब नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर कठोर सवाल पूछे गए हो दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मीडिया को किस तरीके से किस लेवल पर मैनेज किया गया है। साथ साथ प्रियंका गांधी आज गुजरात के धर्मपुर वलसाड़ में रैली को संबोधित करेंगी, न्याय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उदगीर लातूर महाराष्ट्र के अंदर भी उनकी 3 बजे सभा होने जा रही है। यानी अब महाराष्ट्र और गुजरात पर कांग्रेस पार्टी का और भी ज्यादा फोकस हो गया है। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और लोकसभा चुनाव 2024 में हैदराबाद में पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा जा रहा कि उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है तब इंडिया के 25 करोड़ मुसलमान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना में शामिल हो जाएंगे और वे उनका साथ देंगे। खबर लिखे जाने के लगभग 5-6 दिन पहले फेसबुक पर सुरेश मुव्वा, लक्ष्मी नारायण सिम्हा और कई लोगों के नाम के अकाउंट से ये फेक दावे शेयर किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये पूरा झूठ फैलाया जा रहा है और एक सुनियोजित तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। 2015 के एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने समाचार एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का जिक्र किया था। मुसलमानों के बीच बड़े नेता माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने तब कहा था कि कुछ संगठन ने ऐसी आधारहीन टिप्पणियां करने के लिए माफी मांगी थी, ऐसे में वायरल पोस्ट में किया गया दावा गलत है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि देश के चुनाव का क्या स्तर आ गया है, किस लेवल पर आकर फेक न्यूज शेयर किए जा रहे हैं। साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र लिखकर बिहार में राज्य विश्वविद्यालय के बैंक खातों से नियमों के विपरीत अवैध हस्तांतरण और गैर कानूनी तरीके से बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में संबंधित बैंकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। उसने कहा कि बिहार के राज्य विश्वविद्यालय के बैंक खाते अवैध रूप से फ्रीज करने के बाद उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से विश्वविद्यालय पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी
पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है। मेयर ने सदन की कार्रवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ पार्षद गाना चलाकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से मोदी सरकार देखना चाहूं सू इस तरीके से गाने बजाए जा रहे हैं और नाच गाना किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दलित मेयर ना बनाने पर बीजेपी के पार्षदों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल दोस्तों, मेयर के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। एलजी ने कानूनी अड़चन बताते हुए मेयर चुनाव कराने से मना कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने इस बार मेयर पद के लिए एक दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा के लोग नहीं चाहते कि दलित समाज से आने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर मेयर बने। बीजेपी के लोग दलित विरोधी हैं और इसके बाद इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। साथ साथ मुजफ्फरपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय निषाद शुक्रवार को दाता कंबल शाह के मजार पर चादर पोशी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पहले वे बाबा गरीबनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, बाद में अजय निषाद बीजेपी से निवर्तमान सांसद है, लेकिन टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आते ही अजय निषाद के सुर बदल गए हैं। कल तक तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाला बताने वाले अजय निषाद ने कह दिया कि वो बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी के कहने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था। उस बयान को लेकर उन्होंने अफसोस जताते हुए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफी मांगी है और वोट की अपील भी की है। कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया है तो क्या मुस्लिम समाज के लोग इनके पुराने बयानों को माफ करेंगे और उसके बाद उनको वोट दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। साथ बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का चुनाव इस बार हिमाचल प्रदेश के मंडी में फंस गया है दोस्तों, यानी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी की तमाम कोशिश के बावजूद चुनाव में स्थिति भाजपा के लिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथ साथ खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते, मोदी बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों नहीं बोलते, बुद्ध की पूजा नहीं करते, दूसरों को टीका करते फिरते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुद्ध धर्म को लेकर यह बात कही है और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। साथ साथ पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मतदान हुआ, यह देखकर बीजेपी बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि अब वह तमाम असंवैधानिक काम कर रही है बीजेपी। इसी क्रम में बीजेपी और एलजी दोनों ने मिलकर एमसीडी मेयर चुनाव को रद्द करवा दिया है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा जिनका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे, यानी भाजपा के लोग जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, अब उनके बयानों से 400 सीटें जीतने का दावा धीरे धीरे करके विलुप्त हो गया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने अपना नारा ही छोड़ दिया है, जनता उनका साथ नहीं देगी। 400 पार का नारा ये लोग दे रहे थे। कासगंज के अंदर सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के बयानों में हुए बदलाव को रिपोर्ट किया है और निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों, बीते दिन नरेंद्र मोदी की ओर से एक पोस्ट किया गया था, इसमें वो लिखते हैं कि मैं देश के लोगों को ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने एनडीए को अच्छा सपोर्ट किया है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो पहले एनडीए की जगह बीजेपी शब्द का इस्तेमाल करते थे और 400 प्लस का नारा तो हर अपने पोस्ट में दिया करते थे, इस बार उनके 400 प्लस वाले स्लोगन की स्थिति यहां दिखाई नहीं दे रही है। उनके पोस्ट में एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो भी 3 बार। तो क्या भाजपा को अब समझ में आने लगा है कि उनकी स्थिति डामाडोल है, उनको एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ेगी? प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर इस तरीके के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। वहीं पर प्रशांत टंडन बोले, कहा मेरठ में 55%, मथुरा में 47%, गाजियाबाद में 48%, हिंदी पट्टी में इतनी कम वोटिंग क्या कारण है इसका? मोदी राम मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन टीवी सीरियल में भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल भी मेरठ में लोगों को मतदान देने के लिए आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फीडबैक है? ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। साथ साथ वर्धमान ईस्ट सीट से टीएमसी ने शर्मिला सरकार को मैदान में उतारा है और अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि नॉमिनेशन भरने के अंतिम दिन मात्र 5 मिनट पहले एक और नॉमिनेशन भरा गया है। इसमें शर्मिला सरकार नाम का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं दोस्तों, यानी शर्मिला सरकार नाम के एक और उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है ताकि लोगों के मन में भ्रम पैदा किया जाए, एक तरीके से ईवीएम में लोगों को समझ में ना आए कि टीएमसी का उम्मीदवार शर्मिला सरकार कौन है और जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो शर्मिला सरकार कौन है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए शायद ऐसा किया गया है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया पूरा मामला है। वहीं पर महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है, प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं चाहिए। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि नसीम खान मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिए जाने से नाखुश हैं। नसीम वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी को वोट चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं चाहिए। साथ साथ स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की मेंबर है आम आदमी पार्टी की ओर से भी हाल फिलहाल में उनको चुना गया था, अब वो फुल फ्लैश प्रचार में लग गई है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरी फैमिली अमेरिका में रहती है और वहां कुछ इमरजेंसी थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा था। अब मैं वापस आ गई हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करूंगी। इस देश की महिलाओं और लड़कियों की बात करूंगी, उन्हें अपने अधिकार अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बोलूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों, महिलाओं के प्रति उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। उनको डीसीडब्ल्यू के सही अध्यक्ष के रूप में जाना जाता रहा है, हमेशा से उनकी तारीफ होती रही है। तो महिलाओं के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील भी कर रही है। मैसेज दूर तक जाएगा। साथ साथ बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष है दोस्तों, जिनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी
भी शेयर किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये बूथ के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जो प्रत्याशी के विरोध में वोट मार के आए हैं, यानी भाजपा के प्रत्याशी का विरोध करके ही वोट देकर आए हैं। साथ ही उन्होंने आधे से ज्यादा गांव के लोगों को बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट करवाया है। यानी बीजेपी जिस बूथ अध्यक्ष के भरोसे थी कि बीजेपी को बूथ अध्यक्ष वोट दिलवाएंगे, वही जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करवा रहे हैं, खुद भी वोट डाल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लोगों से भी वोट करवा रहे हैं दोस्तों। तो यही बड़ा कारण है कि अब लोग मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा।